हेलो दोस्तों, वेलकम टू IQ क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों, रेलवे के अपकमिंग एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए हमने साइंस की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें सबसे पहले हम फिज़िक्स को कवर करेंगे और इसमें सबसे पहला चैप्टर होगा हमारा प्रकाशिकी। तो दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम सीधे टॉपिक पर आते हैं और बाद में हम डिस्कस करेंगे अपने बातें। देखिए दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा प्रकाशिकी या लाइट। लाइट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो लाइट है क्या? लाइट कुछ नहीं है, लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है, एक एनर्जी है। और लाइट में द्वैत प्रकृति होती है, ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर कैसे होता है? यानी कि लाइट में तरंग प्रकृति भी होती है और कण प्रकृति भी होती है। देखिए, मोस्टली जो ज़्यादातर यूज़ होती है या हमें ज़्यादातर पढ़नी होती है वो होती है तरंग प्रकृति। ठीक है, तो लाइट वैद्युत चुंबकीय तरंग है। लाइट एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है जो एक अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि तरंग दो प्रकार की होती हैं, एक अनुप्रस्थ तरंग और एक अनुदैर्ध्य तरंग। तो जो हमारी प्रकाश है वो अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है दोस्तों। और कण प्रकृति में अगर हम बात करते हैं तो कण प्रकृति क्या है? कण प्रकृति में जो फोटान होते हैं, ऊर्जा के जो पैकेट होते हैं छोटे छोटे, उस वो होता है कण प्रकृति। ठीक है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसमें हम कण प्रकृति को पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे कंपटीशन के दृष्टि से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम बाद में इसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं प्रकाश की चाल की। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद निर्वात में सबसे ज़्यादा, फिर गैस में, फिर द्रव में और फिर ठोस में सबसे कम होती है। ठीक है, ये घटता हुआ क्रम है प्रकाश की चाल के लिए। चलिए दोस्तों, अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, हम बात करते हैं सूर्य का जो प्रकाश है वो समुद्र में कितनी गहराई तक जाता है? तो वो 200 मीटर गहराई तक मैक्सिमम पहुंच सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता। ठीक है दोस्तों। चलिए, अब हम प्रकाश की जो तरंग प्रकृति है उसका गुण पढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन है क्या? यानी कि रिफ्लेक्शन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन। देखिए, रिफ्लेक्शन का मतलब या परावर्तन का मतलब होता है टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाना, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये ध्वनि में भी होता है और प्रकाश में भी होता है, लेकिन हम अभी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं केवल प्रकाश के बारे में। ठीक है, देखिए, हमें कोई भी वस्तु है, अगर हमें कोई भी वस्तु दिखाई दे रही है तो उसे दिखाई देने का कारण केवल और केवल परावर्तन है। वो कैसे? क्योंकि वस्तु से टकराकर जो प्रकाश है हमारी आंख में पड़ता है और हमारी आंख पर उसका रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वो नेत्र चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कैसे बनता है। लेकिन यानी वस्तु से टकराकर प्रकाश हमारी आंख पर पड़ता है और वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है दोस्तों। चलिए, और एक बात कर लें कि जो ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल में परावर्तन नहीं होता, इसलिए वो पूरा का पूरा ब्लैक दिखाई देता है। उसमें कोई भी अलग कलर नहीं दिखाई देता है। कोई भी चीज़ उसमें चली जाती है तो वो ब्लैक ही दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों। चलिए, अब बात कर लेते हैं हम प्रकाश का परावर्तन होता कैसे है। देखिए, परावर्तन होने के लिए हमें कोई भी चिकनी सतह या दर्पण की आवश्यकता होती है। देखिए, जो परावर्तन है वो गुण दर्पण पर ही ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है, तो हम इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, हमने कोई चिकनी सतह ले ली है या दर्पण हमने यहाँ रख लिया है, और इसके बैक साइड में हमने क्या किया है, या तो अगर दर्पण है तो वो कलाई किया हुआ पार्ट होगा, ये वाला। ठीक है दोस्तों। तो जब इस पर कोई किरण डाली जाती है, ये आपतित किरण है, ये वाली जो किरण है ये आपतित किरण है। जब इस पर कोई किरण डाली जाती है तो वो उससे टकराकर उसी माध्यम में, सेम माध्यम में वापस लौट जाती है। ये परावर्तित किरण है, यानी कि आपतित किरण आने वाली किरण और परावर्तित किरण जाने वाली किरण उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है दोस्तों। तो अगर हम इनके बीच में 90 डिग्री पर अभिलंब खींचते हैं, जहाँ से ये कटती हैं, उसे बोलते हैं अभिलंब। और अभिलंब से नापते हैं हम कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों। तो देखिए, दो रूल होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं कि आपतन कोण आई हमेशा परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण आई हमेशा परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। दूसरा रूल ये है कि आपतित किरण ये वाली, परावर्तित किरण ये वाली और अभिलंब ये वाला, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों यहाँ एक ही तल में मिलते हैं ना, तो यही है दूसरा नियम हमारा। ठीक है दोस्तों।
तो ये समझ में आया आपको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए परावर्तन के नियम मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपको दोनों। अब परावर्तन दर्पण के माध्यम से होता है। परावर्तन किसके माध्यम से होता है? दर्पण के माध्यम से। ये मैं बता चुका हूँ आपको, अच्छे से होगा दर्पण के माध्यम से। तो दर्पण दो तरह के होते हैं, एक तो समतल दर्पण होता है और एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण भी हमारा दो तरह का होता है, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। यानी कि एक कॉनकेव होता है, कॉनकेव, और एक कॉन्वेक्स, ठीक है दोस्तों। ये होते हैं हमारे दर्पण। चलिए अब जो दर्पण है उसे परावर्तक बनाने के लिए उसके एक भाग पर सिल्वर ब्रोमाइड की पेंट किया जाता है या कली की जाती है, ठीक है, या परत चढ़ाई जाती है, वो सिल्वर ब्रोमाइड की होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दर्पण के एक भाग पर किस चीज़ की कली की जाती है, कौन से पदार्थ की, तो वो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा विस्तार से। देखिए क्या क्या है इसमें, बात करते हैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण होता है कॉनकेव, ठीक है, और इसकी प्रकृति होती है अभिसारी प्रकृति। अभिसारी प्रकृति अभी हम डिस्कस करेंगे। और एक होता है कॉन्वेक्स, उत्तल दर्पण होता है कॉन्वेक्स। देखिए उत्तल और अवतल अभी मैंने बताया गोलीय दर्पण के कटे हुए हिस्से होते हैं, एक बहुत बड़ा गोला होता है और उसी के कटे हुए हिस्से होते हैं, ठीक है। ये जो गोला दिखाई दे रहा है ये बड़ा गोला है और इसी के हिस्से हैं ये कटा हुआ हिस्सा है और ये कटा हुआ हिस्सा है। अभी डिपेंड करेगा कि हमने किस साइड पर उसके पेंट किया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग हम उसको अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में पहचानेंगे। देखिए याद रखना कि हमेशा जो भी दर्पण होगा, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, उस पर हमेशा लेफ्ट साइड से किरणें डाली जाती हैं और राइट साइड में पेंट होता है। देखिए जैसे इसमें किया हुआ है, ये दर्पण है और ये दर्पण है, तो इसके राइट साइड में क्या हुआ है, ये राइट साइड में पेंट हुआ है, ये वाला, ये राइट साइड में क्या है, पेंट। तो जिस साइड में पेंट होगा उसके अपोजिट साइड से किरणें डाली जाएंगी और वहाँ परावर्तन होगा, ठीक है, यहाँ परावर्तन होगा। सेम इधर इसकी बात करें तो ये है उत्तल दर्पण, इसके राइट साइड में पेंट हुआ है, राइट साइड में इधर पेंट हुआ है, तो यानी कि इसकी गहराई में पेंट हुआ है, ठीक है। और इस साइड से इसमें भी किरणें डाली जाएंगी, लेफ्ट साइड से किरणें डाली जाती हैं और राइट साइड में पेंट होता है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं कि जिस गोले के कटे हुए ये भाग होते हैं उस गोले का कोई केंद्र रहा होगा, वो केंद्र होता है वक्रता केंद्र, ठीक है। और वहाँ उस केंद्र से दर्पण तक की जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। लेकिन यहाँ आर होती है उसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या होती है ये, ठीक है। अब उस वक्रता त्रिज्या के बीचों बीच में होता है हमारा फोकस एफ कैपिटल एफ से पॉइंट को डिनोट करते हैं और जो दूरी होती है वो स्मॉल एफ से डिनोट की जाती है, ठीक है। ये फोकस दूरी होती है और ये फोकस होता है, फोकस बिंदु। सेम इधर भी यही चीजें होती हैं, जिस गोले का कटा हुआ भाग होगा उसका केंद्र ओ, ठीक है, वक्रता केंद्र, उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या, और उसकी जो दूरी होती है फोकस दूरी होती है इसकी आधी, ठीक है दोस्तों। ये समझ में आया। अभी हम बात कर लेते हैं इनकी प्रकृति के बारे में। प्रकृति क्या होती है, अभिसारी और अपसारी प्रकृति होती है, ठीक है। अभिसारी क्या करता है, फोकस करता है, एक मतलब आने वाली जो किरणें बहुत सारी किरणें होंगी उन्हें एक जगह पर फोकस कर देगा, एक जगह पर क्या कर देगा, फोकस कर देगा। जैसे ये इसकी हम बात करते हैं, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की जो प्रकृति है, जैसे ये किरण यहाँ आई है तो इसने यहाँ से इसे मोड़ दिया और मोड़ के एफ फोकस पे ले आया, इस वाली किरण को भी फोकस पे ले आया, इस वाली किरण को भी फोकस पे ले आया और इस वाली किरण को भी ये फोकस पे ले आया। यानी कि जितनी भी आने वाली इधर उधर से किरणें आ रही थी उन्हें एक जगह इकट्ठा कर दिया इसने। तो ये प्रकृति कौन सी है, अभिसारी प्रकृति, ठीक है। ये छोटी जो वस्तु होती है उसे बड़ा दिखा देता है। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में होती है अपसारी प्रकृति। अपसारी प्रकृति क्या होती है, ये क्या करता है, जो आने वाली किरणें होती हैं उन्हें और फैला देता है। क्या करता है, फैला देता है। देखिए जैसे यहाँ से ये किरण आई है, इसने ये फैला दी इधर, ये किरण आई है ये इसने और फैला दी इधर, ये किरण आई है ये फैला दी इधर, ये किरण आई है ये फैला दी इधर, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जैसे ये इसने फैलाई है, अगर हम इन्हें पीछे मिलाएं तो ये इसके फोकस पर मिलेंगी, क्योंकि ये क्या है, ये उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण का फोकस हमारे राइट साइड में होता है, दर्पण के राइट साइड में फोकस होता है, ठीक है। चिकनी सतह तो इस साइड होती है लेकिन फोकस
उसके दूसरी साइड होता है। तो ये हमें वहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो याद रखना कि इसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है दोस्तों, जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। चलिए, और ये बड़ी वस्तु को छोटी करके दिखाता है। दोनों दर्पण समझ में आए हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। देखो कन्फ्यूजन हो जाता है, कन्फ्यूजन क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमेशा याद रखना आपको कि जो भी हम दर्पण बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, वो हम जैसे बनाएंगे उसके राइट साइड में हमें पेंट करना है। ठीक है, राइट साइड में पेंट करना है और लेफ्ट साइड से हमें किरणें डालनी है। ठीक है, जब हमने राइट साइड में पेंट किया, जब हम उसके राइट साइड में पेंट करते हैं, इसके भी राइट साइड में हमने पेंट कर दिया, इसके भी राइट साइड में पेंट कर दिया, तो जिसमें उठे हुए उभरे हुए हिस्से पर पेंट होता है वो अवतल दर्पण, और जिसमें दबे हुए हिस्से पर पेंट होता है वो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी इनके प्रकृति हम धीरे और पढ़ेंगे। पहले तो ये याद रखना है कि एक इम्पोर्टेंट बात होती है कि अगर कोई दर्पण रखा हुआ है, कोई भी दर्पण है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, चाहे समतल दर्पण, कोई सा भी दर्पण है, ठीक है, उसके अगर लेफ्ट साइड में हम देखते हैं तो सारी की सारी दूरियां, फोकस दूरी हो या वस्तु की दूरी हो या प्रतिबिंब की दूरी हो, सारी की सारी दूरियां अगर लेफ्ट साइड में हैं तो नेगेटिव होंगी। अगर इसके राइट साइड में दूरियां जो भी हम ले रहे हैं वो सारी की सारी दूरियां पॉजिटिव होंगी। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी हम देखते हैं पीछे, आ जाओ इस पे आ जाओ। तो ये है दर्पण, ये हमारा दर्पण यहाँ रखा हुआ है, और दर्पण के ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो आप बताओ, इसके लेफ्ट साइड में फोकस दूरी एफ बी है और इसके ही लेफ्ट साइड में आर बी है, तो ये दोनों की दोनों दूरियां कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी कि नहीं होंगी, यानी कि ये दोनों दूरियां नेगेटिव होंगी। ठीक है, जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी इसके इसी साइड बनेगा, तो वो भी उसकी दूरी भी कैसी होगी, नेगेटिव ही होगी। ठीक है दोस्तों, अभी उत्तल दर्पण की अगर हम बात करते हैं तो इसके ये दर्पण है, दर्पण के राइट साइड में सारी दूरियां हैं, ये भी और ये भी। ठीक है, तो ये सारी की सारी दूरियां आर एफ, ये सारी की सारी कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि कहीं अगर दर्पण रखा हुआ है, दर्पण के लेफ्ट साइड में सारी की सारी दूरियां नेगेटिव होती हैं और राइट साइड में सारी की सारी दूरियां पॉजिटिव होती हैं। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं। देखिए जैसे अभी हमें पता है फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या आर की आधी होती है। तो अवतल दर्पण के लिए दोनों की दोनों क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, क्योंकि ये दोनों दूरियां इसके लेफ्ट साइड में होती हैं। ठीक है, और उत्तल दर्पण में दोनों की दोनों दूरियां कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी, क्योंकि ये दोनों की दोनों ही दूरियां राइट साइड में होती हैं दर्पण के। ठीक है दोस्तों, अभी हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो उपयोग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। देखो अवतल दर्पण क्या करता है, इसके जो प्रकृति है उससे समझते हैं। अवतल दर्पण करता है छोटी चीज को बड़ा दिखा देता है। तो अगर हमें कोई छोटी चीज है उसे बड़ा करके देखना है तो हम कौन से दर्पण का यूज करेंगे, अवतल दर्पण का यूज करेंगे। अब ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ हमें छोटी चीज को बड़ा करके देखना होता है। जैसे ईएनटी डॉक्टर होता है, आँख नाक कान का जो डॉक्टर होता है, जब वो कोई चीज़ देखता है तो वो आँख नाक कान में बहुत छोटी चीज़ होती हैं, तो वो उसे देखने के लिए, रोग का पता लगाने के लिए उसे बड़ा करके दिखाना चाहिए। तो यहाँ हम यूज़ करते हैं अवतल दर्पण का। या जो दाढ़ी वाला जो हजामत नाई होता है, जो दाढ़ी बनाता है, उसके लिए भी हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, कौन सा दर्पण यूज़ करते हैं, अवतल दर्पण यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक इसकी प्रकृति होती है अभिसारी। अभिसारी प्रकृति का मतलब क्या होता है, एक जगह फोकस करना, आने वाली किरणों को एक जगह फोकस करना। तो इस प्रकृति के अनुसार हम इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं, सोलर कुकर में। जैसे ही सोलर कुकर या सोलर सेल में कर सकते हैं। जैसे सूरज की किरणें आएंगी, वो उन्हें इकट्ठा कर लेगा और उसके इकट्ठा करके एक जगह फोकस करेगा, और एक जगह फोकस करने से क्या होगा, एक जगह फोकस करने से ये इसकी इंटेंसिटी, तीव्रता बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से टॉर्च या गाड़ियों की हेडलाइट में, टॉर्च होती हैं उसमें, या जो गाड़ियां होती हैं उनकी हेडलाइट में भी अभिसारी प्रकृति के कारण अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अभिसारी प्रकृति मतलब एक जगह फोकस करना। ठीक है, आने वाली किरणों को एक जगह फोकस करना। ठीक है, टॉर्च का काम भी यही होता है, और गाड़ियों की हेडलाइट में भी तो यही काम होता है कि वो जितनी लंबी इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा दूर तक हम देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अवतल दर्पण चाहिए होता है। तो दोस्तों ये समझ में आया कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। इसकी प्रकृति से हमने देख लिया। अगर वो छोटे से बड़े चीज को दिखा रहा है तो उसका उपयोग हम ईएनटी डॉक्टर में, ईएनटी डॉक्टर जो होता है, आँख नाक कान का जो डॉक्टर होता है वो कर सकता है, या नाई कर सकता है। अगर इसकी प्रकृति अभिसारी है तो अभिसारी प्रकृति के कारण इसका उपयोग सोलर कुकर में, टॉर्च या गाड़ियों की हेडलाइट में होता है। ठीक है, अब इसी के जैसे उत्तल दर्पण के भी उपयोग हैं।
इसी के जैसे उत्तल दर्पण के उपयोग हैं वो कैसे कैसे हैं। देखिए ये क्या करता है, बड़े को छोटा दिखाता है, ये बड़ी वस्तु को क्या करता है, छोटा करके दिखाता है। तो और इसकी प्रकृति कैसी होती है, अपसारी प्रकृति होती है। अपसारी मतलब फैला देना, किरणों को फैला के रखना। तो अगर हमें कहीं स्ट्रीट लाइट में मतलब सड़कों पर कोई लाइट लगानी है सड़क पर, तो उसका हमें ज़्यादा एरिया कवर करने की ज़रूरत है या नहीं है, ताकि कम से कम लाइट लगाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए स्ट्रीट लाइट में कौन सा दर्पण यूज होता है, उत्तल दर्पण यूज होता है। ठीक है, और देखिए जो गाड़ियाँ होती हैं उसके ड्राइवर के पास जो साइड वाला मिरर होता है उसमें पीछे देखने के लिए उसे में पीछे देखने के लिए हमें उत्तल दर्पण की आवश्यकता होती है। क्यों होती है, क्योंकि पीछे वाली गाड़ियाँ क्या होती हैं, पीछे वाली गाड़ियाँ बड़ी बड़ी होती हैं, तो वो जितना उन्हें छोटा कर करके दिखाएगा उतनी ही ज़्यादा एरिया हमारे दर्पण में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि एक छोटे से दर्पण में हम पीछे का बहुत सारा एरिया कवर कर लेते हैं, तो इसलिए गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उपयोग से बहुत क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, इनकी प्रकृति से ही हमें बस पता लगा लेना है, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। अवतल दर्पण क्या करता है, छोटे से बड़ा करता है, तो डॉक्टर ENT डॉक्टर जो होता है या दाढ़ी बनाने वाला जो होता है वो इसे यूज करेगा। ठीक है, ये अभिसारी प्रकृति का होता है। अभिसारी मतलब ये एक जगह फोकस करता है किरणों को जब ये एक जगह फोकस करता है तो इसका उपयोग हम सोलर कुकर में करेंगे, टॉर्च और गाड़ियों की हेडलाइट में करेंगे। इसके अपोजिट में उत्तल दर्पण की अगर हम बात करते हैं तो उत्तल दर्पण कैसा होता है, बड़े को छोटा दिखाता है। बड़े को छोटा दिखाता है तो गाड़ियों के साइड मिरर में हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अपसारी प्रकृति का होता है, मतलब किरणों को फैला देता है। किरणों को फैला देता है तो लाइट ज़्यादा एरिया कवर करेगी। ऐसे अगर यहाँ स्ट्रीट लाइट लगी हुई है ऐसे कोई, तो ये ज़्यादा एरिया कवर करेगी ऐसे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा एरिया कवर करेगी उसके लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ एक, ये टॉपिक ख़त्म होने जा रहा है, इसमें बस थोड़ी सी और हमें चीज़ें पढ़नी है। वो क्या है, देखिए क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रतिबिंबों की संख्या बताइए, कि अगर अभिलंब से कोई आपतन कोण थीटा पर है तो उसमें कितने प्रतिबिंब होंगे। ठीक है, यानी कि कोई वस्तु किसी दर्पण के सामने थीटा कोण बनाकर रखी हुई है तो उसके कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें करना है 360 बाई थीटा, जितना भी थीटा कोण बना के रखी हुई है उसका कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। देखिए अगर हम यहाँ करते हैं 60, मान लो 60 का कोण बना के रखी हुई है तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 कितना आ जाएगा, 6। अब देखो अगर यहाँ आती है हमारी कोई अगर यहाँ कोई आती है हमारी विषम संख्या मतलब ओड नंबर, तो ओड नंबर आता तो हम ऐसे ही छोड़ देते, लेकिन अगर इवन नंबर आया है तो इवन नंबर में से हमें एक घटाना पड़ेगा, तो 6 - 1 करके यहाँ आंसर हमारा होगा 5। क्या आंसर होगा हमारा, 5 आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी गुण में। तो यदि वस्तु दर्पण से x मीटर की दूरी पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब भी x मीटर गहराई में हमें दिखाई देगा। ऐसा दिखाई देगा कि वो x मीटर दर्पण में x मीटर ही, जितनी बाहर वस्तु रखी होगी ना उतनी ही गहराई में वो वस्तु हमें दिखाई देगी। ठीक है, चलिए अगर वस्तु v की चाल से ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि दर्पण रखा हुआ है उसके तरफ वस्तु बढ़ रही है, अगर v चाल से बढ़ रही है तो प्रतिबिंब हमें ऐसा दिखाई देगा कि वो उसकी दुगनी चाल से यानी कि 2v चाल से वो हमें उसकी तरफ आता दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, अगर दर्पण को थीटा कोण पर झुकाने पर प्रतिबिंब थीटा कोण पर झुकाते हैं तो प्रतिबिंब 2 थीटा झुक जाता है, दुगना झुक जाता है। कितना झुक जाता है, 2 गुना झुक जाता है प्रतिबिंब। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए एक कॉन्सेप्ट है जो परिदर्शी होते हैं। परिदर्शी क्या होते हैं, देखिए जो सबमरीन होती हैं, पनडुब्बियाँ होती हैं, पनडुब्बियों में सतह का पता लगाने के लिए, सतह पर देखने के लिए हम इस इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। ये जो होता है ये एक बेलनाकार नली होती है एस आकार की। ठीक है, इस टाइप की नली होती है। तो जैसे मान लो ये सबमरीन है, ये सबमरीन के अंदर का हिस्सा है और ये समुद्र तल है और ये इसके बाहर कोई वस्तु हमें देखनी है। ठीक है,
तो एक ऐसा परिदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसमें दो समतल दर्पण लगे होते हैं, एक यहाँ समतल दर्पण लगा होता है, एक यहाँ समतल दर्पण लगा होता है। ठीक है, तो वस्तु से जैसे ही टकरा के किरणें आती हैं तो यहाँ से इस पर 45 डिग्री पर टकराती हैं, वो इससे टकराने के बाद इस वाले पे टकराने के बाद फिर 90 डिग्री मुड़ जाती है और हमारी आंख में प्रवेश कर जाती है, और सबमरीन में बैठा हुआ व्यक्ति बाहर की वस्तु को देख लेता है। ठीक है, तो परिदर्शी में दो समतल दर्पण 45 डिग्री के कोण पर झुके होते हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है कि कितने कोण पर लगे हुए होते हैं। समतल, पहली बात तो समतल दर्पण लगे हुए होते हैं और 45 एंगल के एंगल पर लगे होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू। कैसी लगी दोस्तों आपको क्लास? तो ये सीरीज हम आगे जारी रखेंगे, क्योंकि हमारे रेलवे ग्रुप डी और NTPC CBT 2 होना है, और उसके लिए साइंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए।